स्टार्ट करते हैं। याद होगा आपको कि हमने नर्वस सिस्टम के बारे में बात किया था और कल कुछ इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमने देकर गया था और वहीं पर आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से मेजर पार्ट्स है, कौन कौन से नर्व हैं, न्यूरॉन्स क्या है, ये बातें मैंने आप तक पहुंचाया था। और आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान आ रहा होगा कि मैंने आपसे यह भी बोल दिया था कि कैसे अफरेंट न्यूरॉन्स, अफरेंट नर्व मैसेज को यानी सिग्नल को यानी स्टिमुलस को अपने तक ला रहा था और इफरेंट न्यूरॉन्स, इफरेंट नर्व्स कैसे सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी ऑर्गन्स तक भेज रहा था। याद आ रहा है क्या? मैंने आपको यही तो बोला था। कल की बातें 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। याद होगा कल मैंने बोला था कि अफरेंट न्यूरॉन यानी जो रिसेप्टर ऑर्गन है वहां से कहां ले जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, जिसे हम लोग सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी नर्व भी बोलते हैं। याद आ रहा है क्या? और फिर मैंने बोला था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एनालिसिस होता है, एनालाइज हुआ कि हमें कैसा रिस्पॉन्ड करना है, क्या रिस्पॉन्ड करना है और क्यों रिस्पॉन्ड करना है। जैसे एनालिसिस हो जाता है तो इफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू या फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज कहां चला जाता है? सेंसरी रिसेप्टर ऑर्गन्स तक, यानी उन डिफरेंट ऑर्गन्स तक चला जाता है और कुछ इस तरीके से हमारा बॉडी आपस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बिहेवियर शो करता है। ये बातें आपको याद आ रहा होगा। फिर मैंने आपको यह भी तो बोल दिया था कि जो हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम है, अगर आप रजिस्टर खोलोगे, अगर आप नोट करते होगे मेरे चीजों को, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको मेजर 2 रीजन में मैंने डिवाइड किया था। एक को मैंने बोला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी फर्दर हमने 2 रीजन में फर्दर डिवाइड कर दिया था। एक को मैंने बोला था ब्रेन और दूसरे को मैंने बोला था स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन जो ये नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो दूसरा हिस्सा क्या था? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी फर्दर हम 2 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। एक को मैंने क्या बोला था? सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक को मैंने क्या बोला था? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। याद आ रहा है क्या? सोमैटिक नर्वस सिस्टम को फर्दर मैंने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। एक को मैंने बोला था क्रैनियल नर्व्स और एक को मैंने क्या बोला था? स्पाइनल नर्व। याद आ रहा है? आपको यह भी बात ध्यान आ रहा होगा कि जो क्रैनियल नर्व थे, मैंने डाटा दिया था कि टोटल 12 पेयर्स होते हैं। याद आ रहा है क्या? ये जो स्पाइनल नर्व है ये टोटल 31 पेयर्स होते हैं। ये बात आपको ध्यान आ रहा होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 31 पेयर होते हैं और कैसे 12 पेयर होता है क्रैनियल नर्व। ये सारी बातें डिस्कशन करेंगे। फिर मैंने आपसे यह भी पहुंचा दिया था कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसे फर्दर हम 2 टाइप में कैटेगराइज किए थे। एक को मैंने बोला था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक को मैंने क्या बोल दिया था? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी जो नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन था और जो न्यूरॉन्स यानी नर्व का क्लासिफिकेशन था कि एफरेंट नर्व क्या करता है, इफरेंट क्या करता है, सेंसरी क्या करता है, मोटर क्या करता है। और एक वर्ड और मैंने बोला था कि जो जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है जिसे हम सब क्या बोलते हैं? मिक्स्ड न्यूरॉन। याद आ रहा है क्या? जिसे हम लोग इंटरनंसियल न्यूरॉन भी बोलते हैं, जहां पर सेंसरी और मोटर का एक तरीके से नेटवर्क है, जाल है, दोनों एक साथ प्रेजेंट है। उसे मैंने बोला था मिक्स्ड या फिर इंटरनंसियल न्यूरॉन। और जिसका काम क्या था? चीजों को एनालिसिस करना। चीजों बोले तो जो सिग्नल आ रहा है, जो स्टिमुलस आ रहा है, उसका एनालिसिस करने का जिम्मेदारी किसके पास है? तो इस मिक्स न्यूरॉन के पास था, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हुआ करता था। लास्ट टर्न पर मैंने इस चैप्टर के भूमिका में यही सारी बातें आप तक पहुंचाया था। ठीक है, आज मैं एक्चुअल में चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं, जिस चैप्टर को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नाम क्या दिया गया है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी के अंदर ये भी बात याद होगा, मैंने लास्ट टर्न पर आपको बता दिया था कि कैसे हमारा बॉडी के अलग अलग ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करवाया जा रहा था। तो 2 डिफरेंट मैकेनिज्म था। एक को हमने बोला था न्यूरल सिस्टम, तो एक को क्या बोला था? एंडोक्राइन, जिसे हार्मोनल सिस्टम भी बोले थे। और दोनों कंबाइनली, दोनों मिलकर के हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। दैट इज व्हाई दोनों को नाम क्या दिया था? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। याद आ रहा है क्या? न्यूरो यानी नर्वस टिश्यू की बातें कर रहे हैं और एंडोक्राइन यानी हार्मोनल सिस्टम की बातें कर रहे हैं, हार्मोन्स की बातें हम कर रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? आगे बात स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। देखो यार, नर्वस सिस्टम जिसे न्यूरल सिस्टम के नाम से भी हम जानते हैं, क्या दे रखा है इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में? थोड़ा सा अब एनसीईआरटी की भाषा बात करेंगे। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है और हमें इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या डिटेल में पढ़ना है, हम उसकी बात भी करेंगे। आप इस डायग्राम को देखो। डायग्राम में आपको 3 अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रेन। कल की बात है कि ब्रेन किसका पार्ट था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट था। क्या मेरी बात याद आ रहा है? सेकंड दे रखा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी किसका पार्ट है?
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। लेकिन ये जो नर्व्स हैं, ये नर्व्स कौन कौन से, चाहे हम क्रैनियल नर्व्स की बातें कर ले, चाहे हम स्पाइनल नर्व्स की बातें कर ले, और इन्हीं नर्व्स के थ्रू सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मैसेज को कंट्रोल किया जाता है। जो मैं जनरली क्या बोलता हूं, एक सिंपैथेटिक जो दुख का साथी होता है और पैरासिम्पैथेटिक जो सुख का साथी होता है। यानी एक जब हमारा इमरजेंसी कंडीशन होता है सिंपैथेटिक वाला कंडीशन, तब हमारे बॉडी के अंदर काम करता है, और एक जब प्लेजर, लव, खुशी, फीलिंग, अच्छा वाला फीलिंग की बातें करते हैं, तब की कंडीशन की बातें करता है। यानी ये सब कहां आ जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी एक वर्ड में क्या लिख दे रहा हूं कि ये जो नर्व्स हैं किसके कैटेगरी में आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस के कैटेगरी में आ जाएंगे। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अगली बात, लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज में क्या दे रखा है। नर्वस सिस्टम, जिसे न्यूरल सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्या बोल रहे हैं, इट इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जरूरत आखिर क्यों पड़ा? अगर हम यूनिसेलुलर होते हैं, सिर्फ एक ही सेल का, ईमानदारी से सोच कर देखना, कभी तसल्ली से इमेजिन करना कि दीपाली एक सेल की बनी होती, हर्षिता एक सेल की बनी होती, ओ भैया कृष्णा एक सेल का बना होता, तो जरूरत पड़ता क्या हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का? कभी भी नहीं पड़ता। क्यों भाई? क्योंकि एक ही सेल है, जो होना है इसी के अंदर होना है। चाहे डाइजेशन की बातें कर ले, रेस्पिरेशन की बातें कर ले, और जितने सारे फेनोमेनन की बातें करेंगे, सब उसी सेल के अंदर होना है। लेकिन चूंकि हमारा बॉडी मल्टी सेलुलर है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, यानी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सिस्टम है, और इन सिस्टम के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। किडनी भाई अलग काम कर रहा है, लीवर अलग काम कर रहा है, लंग्स अलग काम कर रहा है, हार्ट अलग काम कर रहा है। लेकिन बात को तो समझना पड़ेगा ना भाई, कि हो सकता है ये अलग काम कर रहे हो, बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जितने सारे ऑर्गन्स हैं, इन सारे ऑर्गन्स को आपस में मिलकर के काम करना पड़ेगा। हार्ट जब ब्लड पंप करेगा, तो किडनी का काम होगा कि भैया उस ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होगा, एक्सेस में जो सॉल्ट होगा, एक्सेस में और जो कुछ भी वेस्ट मटेरियल होगा, उसको फिल्टर आउट करके यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से फ्लश आउट करवाना। लीवर का काम, हमारे बॉडी के अंदर अगर फैट का डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देना, ताकि डाइजेशन का प्रोसेस क्या हो जाए, आसान हो जाए, इजी हो जाए। अगर लीवर ये काम करना बंद कर देगा तो भाई सब सुने होंगे फैटी लीवर सिंड्रोम, लीवर सिरोसिस जिसको बोलते हैं। क्या होगा, लीवर के अंदर ही फैट का डिपोजिशन होगा। फैट तो जाएगा ना लीवर के पास कि लो भैया मेरे को तोड़ो, लीवर बोलेगा नहीं मेरा काम ही नहीं है, मैं तो बर्बाद हो चुका हूं, मैं तो करूंगा ही नहीं। तो लीवर के अंदर जाता जाएगा और डिपॉजिट होता जाएगा। अब लीवर के जब काम करना बंद कर देगा, तो सारा का सारा फैट आकर डिपॉजिट कहां हो जाएगा, लीवर के अंदर। फिर बाद में लीवर को जिस डिसऑर्डर से हम जानते हैं उसे क्या बोलते हैं, फैटी लीवर सिंड्रोम, लीवर सिरोसिस, हिपैटिक सिरोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कुल मिलाकर मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमारे बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन हैं या फिर जो ऑर्गन सिस्टम है, इन सारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को आपस में जोड़ने वाला, मैसेज देने वाला, कंट्रोल करने वाला। भाई साहब लीवर तेरे पास गया है ब्लड, तो देख ले उसके अंदर कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं है, अगर टॉक्सिक मटेरियल है तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन करो। भाई किडनी देख ले तेरे पास जो ब्लड गया है उसमें कोई वेस्ट मटेरियल तो नहीं है, अगर वेस्ट मटेरियल है तो उसको फिल्टर करके जल्दी से हटाओ। क्या मेरी बात स्पष्ट हो रही है? सेम वही चीज यहां पर लैंग्वेज में दे रखा है, इट इज अ सिस्टम दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द बॉडी एक्टिविटीज, जो आगे क्या करता है, कंडक्ट करता है। जैसे सिग्नल को मैंने कल एग्जांपल दिया था ना कि भाई साहब जैसे हमने गर्म तवे को टच किया, तो टच क्या हमारा बॉडी किया क्या? नहीं, टच हमारा फिंगर किया। यानी ये फिंगर क्या हो गया, हमारे बॉडी का ऑर्गन, लेकिन ये क्या हो गया, उस हीट को रिसीव करने वाला रिसेप्टर कहलाएगा। अब रिसेप्टर से उस सिग्नल को, यानी हीट वाला जो सिग्नल है, उसको फटाफट कंडक्ट कहां करवाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने के बाद एनालिसिस हुआ कि भाई साहब तवा गर्म है, जल्दी से हाथ हटाओ। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस मैसेज कहां गया, इस रिसेप्टर के पास कि भैया गर्म तवा है, हाथ हटाओ वरना हाथ आपका जल जाएगा। यानी ये जो सिग्नल का कंडक्टिविटी है, वही पॉइंट दे रखा है सेकंड में कि कंडक्ट करने की बातें कर रहा है, और हमारे बॉडी के अंदर जो स्टिमुलस जा रहा है उसको एनालाइज करके, उसको इंटीग्रेट करके, उसको मिला करके फाइनली उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर देने की बातें कर रहा है। दे रखा है कंडक्ट, इंटीग्रेट्स, इंटीग्रेट यानी जोड़ना, एनालाइज करने के लिए, इंटीग्रेट्स द इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड आपको समझ में आ गया कि भाई गर्म तवे से हाथ हटाओ, यानी हमारा ब्रेन ने मैसेज दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने मैसेज दिया कि भाई तवा गर्म है, हाथ हटाओ वरना हाथ आपका जलने जा रहा है।
दे रखा है नर्वस सिस्टम के अंदर मेजर पॉइंट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो 3 हिस्सों के बारे में बात करेंगे। एक को अपन क्या बोल रहे हैं, ब्रेन, दूसरे को अपन क्या बोल रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरे को अपन क्या बोल रहे हैं, नर्व। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसका हिस्सा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जो ऑलरेडी अभी डायग्राम में मैंने आपको बताया भी। लेकिन ये जो नर्व है, और नर्व भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, काम भी अलग अलग, ये नर्व किसका हिस्सा है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। क्या मेरी बात स्पष्ट है? आगे बात करते हैं। देयर इट इंक्लूड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। इट इज मेड अप ऑफ a specialized cell, that cell is known as neurons। इन सेल्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। और याद होगा, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ना, कि न्यूरॉन्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम के अंदर जो काम करने वाला एक्चुअल में जो यूनिट है, जो सबसे छोटा भी है लेकिन हमारे बॉडी के अंदर सबसे लंबा भी है। लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है, न्यूरॉन्स। लॉन्गेस्ट सेल अगर लेंथ वाइज बात करें तो सबसे लंबा यही न्यूरॉन्स होता है। अभी डायग्राम में शो करने जा रहा हूं। यानी जो सबसे लंबा सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है, वो न्यूरॉन है। लेकिन नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो नर्वस सिस्टम के अंदर एक्चुअल में जो काम करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि यही न्यूरॉन्स है। दैट इज व्हाई न्यूरॉन्स के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स इज द एक्चुअल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे देखो यार, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तो 3D डायग्राम है ना, 3D डायग्राम है। यहां पर फिर भी आपको न्यूरॉन्स का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्लियर अभी नहीं हो रहा होगा, लेकिन न्यूरॉन्स कुछ इसी तरीके से प्रेजेंट होते हैं, जहां पर आप क्लियर कट देख सकते हैं कि एक कोई स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि यहां पर, और ये गोल सा सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और यहां से फाइबर, रेडिएटिंग फाइबर छोटे छोटे निकले हुए दिखाई दे रहा है। और फिर यहां से एक लंबा सा टेल के जैसा कोई स्ट्रक्चर निकला हुआ है, दिखाई दे रहा है, और टेल आगे जाकर भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर में ब्रांच कर जाता है। जो न्यूरॉन्स है, जिसे हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसे नर्व सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग न्यूरॉन्स बोल रहे हैं, इन न्यूरॉन्स के अंदर एक्चुअल में 3 मेन स्ट्रक्चर होता है। पहला स्ट्रक्चर जो यहां सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग साइटोन के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम लोग सेल बॉडी भी बोलते हैं। यानी जो मेन स्ट्रक्चर है इस न्यूरॉन का, वो क्या है, यही साइटोन है, यही सेल बॉडी है। जो सेकेंड स्ट्रक्चर है, जो इस साइटोन से ऐसे बाहर की तरफ प्रोजेक्शंस है, बाहर की तरफ जो निकला हुआ फाइबर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स भी बोलते हैं। क्लियर है? इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट्स भी हम लोग इसे बोलते हैं। इसे हम लोग डेंड्रॉन या फिर डेंड्राइट्स भी बातें करते हैं। आगे थर्ड स्ट्रक्चर है, यहां से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन। यानी कोई भी न्यूरॉन्स के अंदर 3 मेन स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान रखना है। पहला कौन सा, साइटोन, जिसे सेल बॉडी के नाम से भी बोलते हैं। और याद होगा ना, सेल बॉडी, बॉडी के लिए एक और टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सोमा, इसे सोमा भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? सोमैटिक सेल ऑफ न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। यानी एक बॉडी है, मेन बॉडी है, और यह मेन बॉडी से जो रेडिएटिंग फाइबर है, उन रेडिएटिंग फाइबर्स को अपन क्या बोल रहे हैं, डेंड्रॉन या डेंड्राइट्स के नाम से भी जानते हैं। और उस साइटोन से, उस सेल बॉडी से एक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकलता है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सॉन। क्लियर है? छोटी सी बात और करूं, छोटी सी बात और, इसी डायग्राम में जरा ध्यान से देखना। इसी डायग्राम में जरा ध्यान से देखना, होता क्या है कि जो साइटोन है, ध्यान से सुनना, ये साइटोन है और ये एक्सॉन है। इसे मैं एक्सॉन बोल रहा हूं, इसे साइटोन बोल रहा हूं, और इसे हम लोग डेंड्राइट्स बोल रहे हैं। क्लियर है मेरी बात? डेंड्राइट्स क्या करता है, जवाब आप लोग दोगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब आप लोग दोगे। डेंड्राइट्स क्या करता है, सिग्नल को खींच करके अपनी तरफ लाता है। यानी डेंड्राइट्स सिग्नल को खींच करके कहां लाया, मेन सेल बॉडी की तरफ लाया। कहां लाया, मेन सेल बॉडी की तरफ लाया। क्लियर है? लाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अफरेंट न्यूरॉन्स। याद आ रहा है क्या? यानी डेंड्राइट्स क्या कर रहा है, तो एक तरीके से अफरेंट न्यूरॉन्स की तरह काम कर रहा है, कि बाहर से सिग्नल को खींच करके अपनी तरफ ला रहा है। क्लियर है?
कहां लाया? सेल बॉडी तक लाया, यानी साइटोन तक लाया। अब इस साइटोन से, अगले लाइन और ध्यान देना, अब इस साइटोन से जो मैसेज है, जो सिग्नल है, उसको बाहर ले जाया जाता है किसके थ्रू? एक्सॉन के थ्रू। यानी लाने वाला डेंड्राइट्स है, ले जाने वाला कौन है? एक्सॉन है। लाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अफरेंट। ले जाने वाले को क्या बोलते हैं? इफरेंट। यानी डेंड्राइट्स का नेचर बोल सकते हैं ना कि भाई ये अफरेंट न्यूरॉन्स की तरह काम करता है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन कैसा काम करता है? इफरेंट न्यूरॉन्स की तरह काम करता है। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअल में इसके रियल स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है हम वो डिस्कस करना चाहते हैं। जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है, उसी डायग्राम के बारे में हम लोग बातें करेंगे। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड, इस डायग्राम को अगर देखोगे एनसीईआरटी के अंदर हूबहू यही डायग्राम है। ये डायग्राम एक्चुअली एनसीईआरटी से ही लाया गया है, कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखो, एक्चुअल में जो मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि एक न्यूरॉन्स के अंदर 3 स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला था? साइटोन, सेल बॉडी। दूसरे स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला था? डेंड्राइट्स। और तीसरे स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला था? एक्सॉन। तीनों स्ट्रक्चर यहां पर क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है। पहला स्ट्रक्चर, अब देखो यहां पर ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेल बॉडी। दिखाई दे रहा है? ये जो फाइबर लाइक प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेंड्राइट्स। क्लियर है? और तीसरा स्ट्रक्चर, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नीचे की तरफ गया, इसे हमने क्या बोला? एक्सॉन। और बाकी नीचे और भी कुछ स्ट्रक्चर है। यानी न्यूरॉन्स के अंदर जो 3 मेजर या प्राइमरी स्ट्रक्चर है, वो क्या क्या होना चाहिए? सेल बॉडी होना ही चाहिए, डेंड्राइट्स होना ही चाहिए, और एक्सॉन तो होना ही चाहिए। इसके अलावा और भी यहां पर बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। हर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारे के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले हम डेंड्राइट्स के बारे में बातें कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या दे रखा है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स आप देख रहे हो, ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? तो सेल बॉडी से, साइटोन से ओरिजिनेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये डेंड्राइट्स कैसा है? तो फाइबर लाइक प्रोजेक्शन है। और ये करता क्या है? तो ये सिग्नल को रिसीव करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं क्या, ये तो रिसिपिएंट की तरह काम करता है, सिग्नल को अट्रैक्ट करता है, सिग्नल को रिसीव करता है। ये अफरेंट न्यूरॉन्स की तरह काम करता है, हाँ या ना? और याद करो, रिसेप्टर से जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मैसेज आता है, तो ले जाने वाला कौन था? सेंसरी न्यूरॉन। यानी ये डेंड्राइट्स भी क्या कर रहा है? एक तरीके से सेंसरी फंक्शन कर रहा है। रिसेप्टर से, ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज ले जाने का जिम्मेदारी किसके पास होता है? उसी डेंड्राइट्स का होता है। क्लियर है मेरी बात? लेकिन डेंड्राइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक डायरेक्टली नहीं पहुंचाता, इनडायरेक्टली पहुंचता है। डेंड्राइट्स का तो सिर्फ इतना सा काम है, डेंड्राइट्स का तो सिर्फ इतना सा काम है कि जो सिग्नल उसे मिल रहा है रिसेप्टर ऑर्गन से, उसको खींच लेना और सेल बॉडी यानी साइटोन तक पहुंचा देना। भैया मेरा काम था, मैंने पहुंचा दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब इसके बाद साइटोन एनालाइज करेगा कि भैया मुझे क्या करना है। तो साइटोन क्या करेगा? साइटोन जो मैसेज है किसको फॉरवर्ड कर देगा? एक्सॉन को। किसको फॉरवर्ड करेगा? एक्सॉन को। एक्सॉन आगे ले जाएगा। अब ये जो एक्सॉन का जो एंड है, ये दूसरा न्यूरॉन से जुड़ा होता है। और दूसरा न्यूरॉन्स किससे? तो डेंड्राइट से जुड़ा होता है। यानी एक्सॉन जहां पर एंड हो रहा है, डायग्राम को देखो ध्यान से, जहां पर एक्सॉन एंड कर रहा है और दूसरा न्यूरॉन्स जब जुड़ा होता है, तो एक्सॉन और डेंड्राइट्स दोनों आपस में जुड़े होते हैं। यानी एक्सॉन अगला न्यूरॉन्स को सिग्नल फिर से कहां देगा? डेंड्राइट्स में, और डेंड्राइट सेल बॉडी में, सेल बॉडी वापस एक्सॉन में। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो यहां पर डायग्राम को देखो यार, एक छोटा सा रफ डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं। ये जैसे यहां पर डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, और ये एक्सॉन एंड जिसको हम लोग टीलोडेंड्रिया भी बोलते हैं। अब यहां से फिर से दिखाई दे रहा है क्या? जैसे सिग्नल यहां पर रिसीव किया गया होगा, किसने रिसीव किया भाई? डेंड्राइट्स ने रिसीव किया। डेंड्राइट्स ने रिसीव करके किसको दिया? सेल बॉडी में। सेल बॉडी कहां भेजा? एक्सॉन में।
एक्सॉन वापस कहां भेजा, फिर से डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से फिर से एक्सॉन में, और फिर से चेन आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फाइनली एक कंडक्शन इस तरीके से होता जाता है। क्या मेरी बात स्पष्ट है? एक चीज नोटिस करो, ज्यादातर हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन्स हैं वो जंक्शन बनाते हैं दूसरे न्यूरॉन के साथ, और ये जंक्शन कैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जरा यहां पर आप नोटिस करो, ये जंक्शन किसके किसके बीच में बना, एक्सॉन के एंड में और डेंड्राइट्स में, इसको बोलते हैं एक्सोडेंड्राइट्स जंक्शन, यानी एक्सॉन के एंड और डेंड्राइट्स के बीच में जंक्शन बन रहा है। और हमारे बॉडी के अंदर ज्यादातर जो न्यूरोनल जंक्शन है इसी तरीके का जंक्शन होता है, मैक्सिमम एक्सॉन के बीच में भी बन सकता है, डेंड्राइट्स के बीच में भी बन सकता है, लेकिन ज्यादातर जो जंक्शन हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो किस तरीके के हैं, एक्सॉन का एंड और डेंड्राइट्स वाला जंक्शन है, ताकि न्यूरॉन्स का जो कंडक्शन मैकेनिज्म है, जो इंपल्स का कंडक्शन है, जो सिग्नल का कंडक्शन है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक जा सके। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये न्यूरॉन्स हमारे बॉडी का नो डाउट लॉन्गेस्ट सेल है, बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन लॉन्गेस्ट कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि फिंगर से लेकर के पूरे एक ही न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक प्रेजेंट है। यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाने के लिए मिलियंस ऑफ न्यूरॉन जुड़े होंगे, मिलियंस। मेरी बात स्पष्ट हो रही है? और मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जब जुड़े होंगे तो कहीं ना कहीं दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या बन रहा होगा, जंक्शन, और जंक्शन ज्यादातर कंडीशन में कैसा बनता है, एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बीच में ही जंक्शन बनता है, ताकि एक न्यूरॉन सिग्नल रिसीव किया, दूसरे को दिया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से मिलियंस तक जाएगा, और अल्टीमेटली ऑर्गन से कहां चला जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस कहां चला जाएगा, रिसेप्टर ऑर्गन्स तक, ताकि रिस्पॉन्ड किया जा सके। अब यहां पर डेंड्राइट्स के बारे में हमने बात कर लिया। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम, आपको एक डायग्राम में बहुत खूबसूरत चीज दिखाई देगा। इस डायग्राम में यहां देखो, यहां आपको सिर्फ यहां तक दिखाई दे रहा होगा, और सेल बॉडी के अंदर ही दिखाई दे रहा होगा, और जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स के इसके एंड पर ही दिखाई दे रहा होगा छोटे छोटे डॉटेड स्ट्रक्चर, जिस डॉटेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नीजल्स ग्रैन्यूल्स। भगवान है, इंपॉर्टेंट है वर्ड। हमारे बॉडी में, ईमानदारी से बताना, मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लूं, आप लोग जवाब दोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हमने कभी एक चैप्टर पढ़ा था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, और उसके अंदर हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी फर्दर हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम। याद आ रहा है क्या? आपको मैंने यह भी बताया था भाई साहब कि अगर राइबोसोम प्रेजेंट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर तो क्या कहलाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर बाय द वे एब्सेंट होगा तो क्या कहलाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर सिंपल हम बात कर ले राइबोसोम, राइबोसोम का फंक्शन क्या था, प्रोटीन सिंथेसिस करना, उसका कोई दूसरा काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता था। और याद करो ना, इसी प्रोटीन सिंथेसिस के कारण हम लोग वर्ड क्या इस्तेमाल किया करते थे कि राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, रसोई घर ऑफ आवर सेल, हमारे सेल का वो रसोई घर है। हमारे घर के, जो हम अपना घर है जहां हम लोग रहते हैं, उस घर के किचन में क्या बनता है हमारे लिए, फूड, चाहे वो प्रोटीन के फॉर्म में बने, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बने, चाहे वो फैट के फॉर्म में बने, या कोई और फॉर्म में बने, बनता तो भाई यही चीज है ना। यानी जो काम हमारे घर में किचन में हो रहा है, वही काम हमारे सेल के अंदर कौन कर रहा है, कहां हो रहा है, राइबोसोम के अंदर हो रहा है। दैट इज वाई राइबोसोम को हम लोग क्या बोल दिया करते थे, किचन हाउस ऑफ द सेल, रसोई घर है हमारे कोशिका का। क्या मेरी भाषा क्लियर है? यानी ये जो नीजल्स ग्रेन्यूल दिखाई दे रहा है ना, इस नीजल्स ग्रेन्यूल के पास वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ढेर होता है, वही राइबोसोम का ढेर होता है। अगर यहां पर राइबोसोम भरा पड़ा होगा तो बोल यार, नीजल ग्रेन्यूल का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। यानी आपको ध्यान रखना है, नीजल्स ग्रेन्यूल के पास क्या भरा पड़ा है, राइबोसोम भरा पड़ा है, और ये राइबोसोम का फंक्शन चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस है, इसलिए इस नीजल ग्रेन्यूल का भी फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या मेरी भाषा क्लियर है? अरे हाँ या ना? सो रहे हो क्या? ठंड का मजा ले रहे हो? ऐसा तो नहीं बारिश में चाय वाय पकौड़े मंगोड़े खाने का मन कर रहा हो, होता है कई बार। क्यों भैया प्रिंस कुशाग्र का कर रहा है, लगता है पूरे मूड में दिखाई दे रहा है कुशाग्र। सर एक बार चाय मंगोड़े मंगवा ही लो आप, है ना, फिर अपन पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई का क्या सर, कल भी करवा लोगे, बारिश का मजा थोड़ी कल रहेगा, है ना, ठंड में बारिश, बेटा पढ़ लो। यानी नीजल्स ग्रेन्यूल के बारे में फंडा क्लियर है।
थर्ड स्ट्रक्चर मैंने क्या बोला, सेल बॉडी। जब हम सेल बॉडी की बातें कर रहे हैं, सेल बॉडी में जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एक कंप्लीट जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बोले, सेल बॉडी। और ध्यान रहे, न्यूरॉन का जो ये नर्व सेल है, इसका सबसे मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, यही सेल बॉडी होता है। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद आप ध्यान से देखो, इस सेल बॉडी के अंदर एक बड़ा सा लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, जो वेल डेवलप्ड भी है। यहां पर न्यूक्लियस, और हम सबको पता है न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, न्यूक्लियस इज नोन एज कंट्रोलर ऑफ आवर सेल, डायरेक्टर ऑफ आवर सेल। हमारे सेल की एक्टिविटी को, हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, यही न्यूक्लियस होता है। एक क्वेश्चन और, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है, और न्यूक्लियोलस का फंक्शन आपको बताया गया होगा कि राइबोसोम सिंथेसिस करना है, जरूर ध्यान रखें। अब थोड़ी सी बात, हमने डेंड्राइट्स के बारे में बात कर लिया, हमने सेल बॉडी के बारे में बात कर लिया, उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस के बारे में बात कर लिया। तीसरा जो मेजर स्ट्रक्चर था, क्या उस मेजर स्ट्रक्चर का नाम आपको याद आ रहा है? मैंने क्या बोला था, एक्सॉन। याद आ रहा है? आपको बता दूं, एक्सॉन का काम क्या होता है, सेल बॉडी से यानी साइटोन से सिग्नल को, यानी इंपल्स को, यानी स्टिमुलस को आगे बढ़ाना, कैरी ऑन करना, कंडक्ट करना। यानी सिग्नल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंपल्स, बायोलॉजी के भाषा में आपको समझाऊंगा अभी आगे। इंपल्स के कंडक्शन का जिम्मेदारी किसके पास है, इसी एक्सॉन के पास है। और एक्सॉन के स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, बहुत कीमती स्ट्रक्चर है, जो भी डिस्कस करेंगे, डायग्राम सब कुछ है, बहुत बढ़िया पीपीटी है, आपको दिखाऊंगा। एक्सॉन क्या कर रहा है, तो साइटोन से सिग्नल को आगे बढ़ाता जा रहा है, एक्सॉन एंड की तरफ ले जा रहा है। दिखाई दे रहा है क्या, एक्सॉन एंड की तरफ सिग्नल को ले जा रहा है, और फिर ये कहां पहुंचा देगा, दूसरे न्यूरॉन्स में, और ये काम आगे कंटिन्यूअसली जारी रहेगा। यहां तक मेरी बात क्लियर है? अगली बात जरा ध्यान से सुनना, एक्सॉन का जो एंड है, ध्यान से देखो, छोटे छोटे ब्रांचेज में डिवाइडेड हैं, और ये ब्रांच का जो एंड है, एंड हल्का सा फूला हुआ है, इन्फ्लेटेड है। ये जो फूला हुआ एंड है ना, इसे बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब। यही सिनेप्टिक नॉब, सिनेप्स वर्ड का मतलब ही क्या होता है, ये जो वर्ड है सिनेप्स, सिनेप्स का मतलब ही क्या होता है, जंक्शन। सिनेप्स का मतलब ही क्या होता है, जंक्शन। यानी जब दो स्ट्रक्चर आपस में जंक्शन बनाता है, जंक्शन बनाने के पहले ये थोड़ा सा फूला हुआ होता है, इन्फ्लेटेड होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिनेप्टिक नॉब, या फिर इसे एक्सॉन टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। ये जो पूरा जो ब्रांचेस दिखाई दे रहा है ना, छोटे छोटे, इसे बोल रहे हैं एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन टर्मिनल का एक नाम और होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, टीलोडेंड्रिया, या फिर इसे एक्सॉन टर्मिनल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? अब इसके अंदर दो तीन चीज और है जो मैंने डिस्कस नहीं किया, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। एक स्ट्रक्चर आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, स्वान सेल। स्वान का मतलब क्या, ओ बतख, अपने इस स्वान यहां पर साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन वो जो स्वान आप लोग बोले ना, बतख, विद्यार्थी पंच लक्षणम सुने हो ना, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, उसमें एक बतख या बगुला, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग है? अच्छा, अलग अलग है। तो बगुले की तरह ध्यान, बको ध्यानम बोलते हैं ना, अल्पहारी, गृह त्यागी, थोड़ा खाओ, घर को छोड़ दो, वो बच्चा घर के छोड़ के बैठा हुआ है, अल्पहारी, गृह त्यागी, स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोए, हाल अगल बगल, कुत्ता देखो सो रहा है, अगल बगल से निकलो, हाल एक बार ऐसा करके देखेगा, अपना वाला है या फिर दूसरा वाला है। स्वान निद्रा, बको ध्यानम, काक चेष्टा, कौवे की तरह इच्छा होना, बगुले की तरह ध्यान, बगुला देखते हो, मछली देखते रहते जैसे, लेकिन अपन सब उल्टा हो गए हैं। ठास भोजनम, खूब सुतनम, सब अपन उल्टा है। और जो घर से बाहर रह रहे हो तो भैया उल्टा हो ही जाता है, कोई टोकने बोलने वाला होता नहीं है। सोने की इच्छा है सो जाओ, खाने की इच्छा है खा लो, संडे वाला दिन अपन बढ़िया मुर्गा बना रहे हैं, नहीं तो पनीर बना रहे हैं। और खाने में ये लोग इतना बढ़िया टाइम वेस्ट करते हैं, आज 1 जनवरी है, आज पनीर बनेगा, मटर उसमें डालेंगे, बढ़िया प्याज का घिसाई करेंगे, है ना। अब अपने पास मिक्सी तो होता नहीं बैचलर पार्टी के पास, तो खरीद के लाते हो, है ना, और बढ़िया मन से बनाते हैं। आखिरी में खराब बन जाए तो बड़ा अफसोस आता है, क्योंकि एक एक आइटम सेपरेट कट करके रखते हैं।
टमाटर अलग कटा हुआ है, धनिया अलग कटा हुआ है, प्याज अलग कटा हुआ है, मिर्च अलग कटा हुआ है, लहसुन अलग कटा हुआ है ना बैचलर। लेकिन हम लोग स्टूडेंट लाइफ में अलग जीते हैं। तुम लोगों को क्या है, घर वालों को क्या है, मम्मी खाना निकाल के दो, है ना। कई बार ये तो पापा को ही बोल देते हो, पापा मेरा खाना निकाल देना, पापा भी बेचारे निकाल कर देते हैं। पता है बेटी है, नहीं निकालेंगे अभी रोना आंसू टपका देगी, तो देना ही पड़ेगा। स्वान सेल, ध्यान से सुनना, बहुत कीमती लाइन में बताने जा रहा हूं। ये जो स्वान सेल है एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल जो नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो छोटा सा न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है डायग्राम में, थोड़ा सा, ये स्वान सेल है। स्वान सेल का काम क्या होता है, तो एक स्पेशल फैटी टिश्यू का सेल बनाना, फैटी सेल बनाना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करना। शीथ का मतलब लेयर, और माइलिनेटेड यानी जहां पर फैटी टिश्यू अच्छा खासा प्रेजेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, न्यूरॉन को भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ दिस माइलिन शीथ, अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है तो ऐसे टिश्यू को, ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड। ऐसे को हम लोग नाम क्या देते हैं, माइलिनेटेड। और अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है, अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है तो ऐसे को क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड। और ये माइलिनेटेड होने का एक अलग ही एडवांटेज है, एक अलग ही फायदा है। इसका फायदा है और इसका ड्रॉबैक है, इसका नुकसान है। हम क्या चाहते हैं, ईमानदारी से सोच कर देखना और जवाब आपको खुद ब खुद मिलेगा। हम क्या चाहते हैं, हमने गर्म तवे को टच किया, सुनना ध्यान से, हमने गर्म तवे को टच किया, टच करते ही हमारे ब्रेन ने सिग्नल दे देता कि भैया हाथ हटाओ वरना हाथ जलने जा रहा है। कोई टाइम लगता है क्या, यहां हुआ और यहां हाथ हटाते हैं, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बोल रहे हैं, एक सेकंड का भी कई टुकड़ा कर दो, उतने कम टाइम में सारा एक्टिविटी हो चुका होता है। लेकिन सोचो हम हाथ रखे, फिर यहां से धीरे धीरे कछुए के चाल में ब्रेन जाता, सिग्नल ब्रेन के पास जाता, अरे भाई गर्म है, फिर इधर से फटाफट आता, तब तक तो हाथ जल चुका होता। यानी अगर ईमानदारी से सोच कर देखना कि जो इंपल्स है, जो सिग्नल है, इसका कंडक्शन बहुत स्लो होता, तो तब तक तुम्हारे बॉडी में कई सारे नुकसान हो चुके होते। अरे हाँ ना, उस नुकसान से बचाने के लिए, यानी इंपल्स को, यानी सिग्नल को फास्ट कंडक्शन के लिए, और फास्ट कितना, यहां टच किया सिग्नल मिल चुका होता है, टच किए यहां आया और फटाफट हाथ हटा लेते हैं। इस कंडक्शन को फास्ट करने के लिए, इंपल्स को फास्ट करने के लिए, सिग्नल को फास्ट करने के लिए नर्व्स को कैसा बना दिया जाता है, माइलिनेटेड। और माइलिनेटेड होने का फायदा क्या होता है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होने का फायदा क्या होता है कि इंपल्स का कंडक्शन फास्ट हो जाता है। और नॉन माइलिनेटेड का फायदा क्या होता है, इंपल्स का कंडक्शन स्लो होता है। सर फास्ट और स्लो होता कैसे है, तो इसके पीछे भी रीजन है, आते हैं डिस्कस करते हैं। आप इस एक्सोन को देखो, स्वान सेल प्रेजेंट है और स्वान सेल के बाहर बाहर एक लेयर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला लेयर, ये लेयर कोई और नहीं बल्कि क्या है, माइलिन शीथ है। क्लियर है। लेकिन ये जो माइलिन शीथ होता है ना, कई जगह पर एब्सेंट होता है। मेरी भाषा को पकड़ना, ये माइलिन शीथ कई जगह पर एब्सेंट है। जैसे ध्यान से देखो, इस गैप को ध्यान से देखो, यहां पर एब्सेंट है, इस गैप को देखो यहां पर एब्सेंट है, इस गैप को देखो यहां पर एब्सेंट है, इस गैप को देखो यहां पर एब्सेंट है। यानी एक्सॉन का वह पोजीशन जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड, गांठ। लेकिन गांठ किसका, नोड ऑफ रैनवियर। रणवीर मत पढ़ लेना, नहीं तो दीपिका पादुकोण नाराज हो जाएगी। हमारे वाले पे आंख मत डालो, आंख मत डालो या हाथ मत डालो, हाथ मत डालो, है ना। तो ये रैनवियर है बेटा, नोड ऑफ रैनवियर। यानी एक्सॉन का वह पोजीशन, एक्सॉन का वह पोजीशन, एक्सॉन का वह पोजीशन, एक्सॉन का वह पोजीशन, एक्सॉन का वह पोजीशन जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, उस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवियर। बाकी जगह पर तो स्वान सेल प्रेजेंट है और स्वान सेल के प्रेजेंस होने के कारण माइलिन शीथ प्रेजेंट है। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना। अगली बात मैं करूं, जैसे मानकर चलो, ध्यान से सुनना, इस क्लासरूम की बातें कर रहे हैं, इस क्लासरूम में इतने सारे बेंच लगे हुए ढेर सारे, और जैसे
ये जो छोटे वाले बेंच है ना जिसके ऊपर बैठते हैं, इसे मान के चलो ये नोड ऑफ रेनवीआर है, सारे के सारे जितने छोटे, यानी यहां पर माइलिन शीथ है ही नहीं। ये जो बड़े वाले डेस्क है जिसके ऊपर हम लिखते हैं, ये सारे के सारे मान के चलो माइलिन शीथ है। अब जब सिग्नल आता है ना तो क्या करता है सिग्नल, ये माइलिन शीथ के ऊपर कूदता है, जंप करता है, यहां से सीधा वहां, वहां से सीधा वहां, वहां से सीधा वहां, यानी कूदता फांदता जाता है, कूदते हुए जाता है। कब? जब माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा तब माइलिन शीथ होगा, लेकिन कई जगह पर एब्सेंट होगा। उस एब्सेंस वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवीआर। और नोड ऑफ रेनवीआर से क्या करता जाता है? कूदता जाता है। लेकिन अगर माइलिन शीथ एब्सेंट होगा तो नोड ऑफ रेनवीआर भी एब्सेंट होगा। अब ईमानदारी से सोचो कि क्लास से सारे के सारे बेंच हटा दो, सारे डेस्क बेंच सब हटा दो, पूरा क्लास क्या हो गया? फ्लैट। हम लोग दर्री पर बैठेंगे। सरकारी स्कूल में चलता है ना, पहले सरकारी स्कूल में होता था अपना लेकर आओ ताट, बोड़ा आता था ना खाद वाला, और भी चीनी वाला लेकर जाते थे। तुम लोग तो बड़े अच्छे घर में पैदा लिए ना, सारे तुम्हें सुख सुविधा मिल रहा है। नहीं तो पूछना अपने पापा दादाजी से, वो किए होंगे कभी ना कभी, है ना। उसी ताट को ले जा रहे, उसी में कॉपी किताब बांध कर ले जाते हैं, और फिर कॉपी किताब निकाल कर वही बिछा करके बैठते थे स्कूल में, और फिर घर से वैसे पैक करके ले जाते। बीच में बारिश आ गया तो उसी ताट को छतरी बना लेते थे। ये सब परंपरा चला करता था। पूछना अपने दादाजी पापा जी से तो बताएंगे। अब सोचो इस क्लासरूम में एक भी बेंच डेस्क नहीं है, पूरा क्लास फ्लैट, हम नीचे फर्श पर बैठे हुए। यानी माइलिन शीथ जब एब्सेंट हो जाएगा, माइलिन शीथ जब एब्सेंट हो जाएगा, माइलिन शीथ जब एब्सेंट हो जाएगा तो जंप करने का कोई भी चांसेस नहीं होगा। तो जो इंपल्स होगा नॉर्मली आराम से चल कर जाएगा। अब ईमानदारी से सोचकर देखो, मैं यहां से पीछे तक आराम से चलकर जाऊं और यहां से मैं कूदते हुए जाऊं, हालांकि संभावना कम है कूदने का, लेकिन फिर भी इमेजिन तो कर ही सकते हैं ना। तुम लोग तो अच्छा इमेजिनेटिव बॉय और गर्ल हो, है ना। इमेजिनेशन तो तुम लोग का बड़ा खतरनाक लेवल का है। इमेजिन तो कर ही सकते हो ना कि मैं कूदते हुए जाऊं, पीछे जाने में मेरे को टाइम कम कब लगेगा? जब मैं कूदता हुआ जाऊंगा, आराम से चलकर जाऊंगा तो मेरे को टाइम कम लगेगा। तुम लोग घर से दौड़ते हुए आओ, घर से निकले पीछे कुत्ता पड़ गया, जल्दी विकास सर की क्लास में पहुंचा देगा, हाँ या ना। लेकिन आराम से साथ में वो जोड़े के भाव से मिल जाए, वही जिससे मीठी मीठी बातें करते हुए आओ, और तुम्हारे पापा मानेंगे या नहीं मानेंगे मनवा लेना, है ना। हम लोग 7 जन्म तक साथ रहेंगे, ये जो 7 वादे हम लोग पूरा करेंगे, 7 फेरे भी लेंगे, आराम से आओगे, फिर धीरे धीरे आओगे, कहीं तो क्लास में नहीं होगे। बोले सर ऐसे मीठी बातें तो विकास करेगा नहीं, वो तो यही बायोलॉजी करेगा, न्यूरॉन्स नर्व वगैरह वगैरह। चलो भाई पार्क चलते हैं। फिर जब क्लास वाला खत्म होने का टाइम होगा, चल यार अटेंडेंस तो बनवाई ले, शक्ल तो दिखाई दे कि सर टेम्पो का टायर पंचर हो गया था, इसी में क्लास लेट हो गया। वो तो टायर पंचर दिल का हुआ था, है ना। तो ध्यान रहे, यानी कैसे माइलिनेशन और नॉन माइलिनेशन का क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, मैं थोड़ा सा भी हिंट दिया हूं, आगे सब कुछ पढ़ाऊंगा अभी डिटेल में। सेल बॉडी के बारे में बातें कर रहा हूं। इट कंटेन्स साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स, नीजल्स ग्रेन्यूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीजल्स ग्रेन्यूल। अगली बात और ध्यान से सुन लेना, जैसे यहां पर जो एक्सॉन मैंने बताया, एक्सॉन के बाहर भी एक कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसे हम लोग जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा, सॉरी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। यानी जो एक्सॉन के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवरिंग है, उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। और एक्सॉन के अंदर भी साइटोप्लाज्म है, जिसे हम लोग नाम क्या लिखते हैं? एक्सोप्लाज्म। ये 2 वर्ड आप फिर से ध्यान रखना कि एक्सोलेमा क्या है और एक्सोप्लाज्म क्या है। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है डेंड्रॉन, जिसे हम लोग डेंड्राइट्स भी पुकार रहे थे। याद होगा जब मैंने डेंड्रॉन्स के बारे में बातें किया था तो क्या बोला था? शॉर्ट, छोटा सा है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है। आप डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, छोटे से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, दिखाई दे रहा है क्या? शॉर्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, यानी साइटोन से बाहर निकलता है। क्लियर है? सब ब्रांचेज, डेंड्रॉन के भी छोटे ब्रांचेज होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? डेंड्राइट्स। और ये क्या करता है?
ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल, यानी बाहर से इंपल्स को लाकर कहां भेजता है, सेल बॉडी तक, यानी साइटोन तक। दे रखा है दे ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, यानी एक तरीके से अफरेंट की तरह काम कर रहा है ना। तो ध्यान रहे इसके ब्रैकेट में वर्ड लिख सकते हैं, अफरेंट नर्व्स की तरह यह काम कर रहा है। अफरेंट के लिए एक वर्ड और हमने इस्तेमाल किया था, सेंसरी, याद आ रहा है क्या, इस सेंसरी नर्व की तरह काम कर रहा है। क्लियर है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट एक्सॉन के बारे में बातें करते हैं। जिसे हम लोग नर्व फाइबर के नाम से भी जानते हैं। अभी जस्ट मैंने एक्सॉन के बारे में छोटी छोटी बातें किया। एक्सॉन क्या कर रहा है, तो इफरेंट नर्व की तरह काम कर रहा है, सिग्नल को न्यूरॉन से बाहर ले जा रहा है, मोटर न्यूरॉन्स की तरह काम करेगा, और क्या, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक सिग्नल को पहुंचाने वाला भी कौन होता है, एक्सॉन ही होता है। एक्सॉन अगर माइलिनेटेड होगा तो वहां माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, कई जगह पर माइलिन शीथ एब्सेंट होता है, जिस पोजीशन को हमने नाम क्या दिया, नोड ऑफ रेनवियर। क्या मेरी बात स्पष्ट है? याद होगा वहां पर स्वान सेल भी प्रेजेंट होता है, और ये स्वान सेल क्या बनाता है, फाइनली माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। एक्सॉन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम हमने क्या दिया, एक्सोलेमा, और एक्सॉन के अंदर भी अपना साइटोप्लाज्म होता है, जिसका नाम हमने क्या बोला, एक्सोप्लाज्म। क्लियर है? एक्सॉन के बारे में दे रखा, अ लॉन्ग फाइबर विच ट्रांसमिट इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से दूर ले जाता है। हम लिख सकते हैं क्या, ये इफरेंट की तरह काम कर रहा है, बोलिए, लिख सकते हैं ये इफरेंट या फिर मोटर न्यूरॉन की तरह काम कर रहा है। द ब्रांचिंग ऑफ एक्सॉन दैट इज कॉल्ड द एक्सोनाइट। अगर एक्सॉन का कोई ब्रांचिंग होगा उसे क्या बोल रहे हैं, एक्सोनाइट, या फिर जो एक्सॉन टर्मिनल हम लोग बोले थे, ईच एक्सोनाइट इंट्स इनटू अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग नाम क्या दिए, सिनेप्टिक नॉब। क्लियर है? ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्सॉन, टर्मिनल और सिनेप्टिक नॉब। एक बात और जो मैंने नहीं बताया, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आखिरी स्टेज में है न्यूरॉन्स की, इसलिए समझ लेना। ये सेल बॉडी है, दिखाई दे रहा है क्या, इसके ऊपर सेल बॉडी, इसके नीचे क्या है, एक्सॉन। ये छोटा सा एक गर्दन है, जैसे हमारे बॉडी में गर्दन होता है ना, नेक रीजन, इस नेक रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिल्लॉक। इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिल्लॉक, यानी नेक रीजन ऑफ एक्सॉन, दैट इज कॉल्ड द एक्सॉन हिल्लॉक। क्लियर है मेरी बात? तो ध्यान रखना है कि साइटोन और एक्सॉन के बीच में एक छोटा सा रीजन होता है, छोटा सा रीजन होता है, उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिल्लॉक। क्लियर है? आगे बात करते हैं। ये अभी जो भी डिस्कशन हुआ, किसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर के बारे में। अब जो हम बातें करने जा रहे हैं, न्यूरॉन्स के टाइप के बारे में बातें करने जा रहे हैं, कि न्यूरॉन्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जब हम न्यूरॉन्स के टाइप की बातें करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी कहने का मतलब क्या, एक्सॉन सिग्नल कहां ट्रांसफर करता है, कितने डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है, डेंड्राइट सिग्नल कितने डायरेक्शन से लाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस न्यूरॉन्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बोलते हैं। एक कैटेगरी को क्या बोल रहे हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनि का मतलब एक, पोलराइज यानी एक ही डायरेक्शन में सिग्नल को ले जाता है। अभी जो हमने न्यूरॉन्स पढ़ा, जो डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले देखे, डेंड्राइट्स ने सिग्नल को कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद किसको दे दिया, साइटोन को, और साइटोन एक डायरेक्शन में एक्सॉन के थ्रू सिग्नल को आगे ट्रेवल करवा दिया। ऐसे को क्या बोलेंगे, यूनिपोलर न्यूरॉन, हाँ या ना? आप डायग्राम भी देखो, आप डायग्राम को क्लियर कट देख सकते हो। ये साइटोन है, सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, और एक्सॉन का ये टर्मिनल एंड है, यानी डायरेक्शन हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक डायरेक्शन है। जरा अगले डायग्राम को देखो, साइटोन बीचों बीच है, दिखाई दे रहा है क्या? अब साइटोन क्या करता है, सिग्नल को भेजता है अपने से दूर। अब इसके एक्सॉन इधर भी है तो इधर भी भेजेगा, और एक्सॉन इधर भी है तो इधर भी भेजेगा। अब दो डायरेक्शन में सिग्नल को भेज रहा है ना,
ऐसे को हम क्या बोलते हैं, बाइपोलर। और बाइपोलर का बेटा एग्जांपल बहुत कीमती है, आपको याद रखना पड़ेगा। बाइपोलर में 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्रॉन फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। ये जरूर एग्जांपल याद रखना कि हमारे रेटिना ऑफ आई के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो कैसा होता है, बाइपोलर होता है। मल्टीपोलर, अब देख सकते हो मल्टीपोलर में इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से भी इधर से और सिग्नल को ट्रांसफर किया, फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब डायग्राम को यहां जरा ध्यान से देखो, मल्टीपोलर का कंडीशन इधर देख सकते हो, मल्टीपोलर का कंडीशन आप इधर देख सकते हो। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है, अब यहां से बहुत कीमती बात हम करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ एक्सॉन। जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि माइलिनेटेड होगा, नॉन माइलिनेटेड होगा, वही बातें हम यहां पर डिफरेंशिएशन में करने जा रहे हैं, एक टेबुलर चार्ट में देखने जा रहे हैं कि आखिर बारिश रुकेगा ही नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, ये कॉन्फिडेंस, पढ़ाई होगा ही नहीं होगा, नहीं होगा। चलो यार, तब तक इधर देख लेते हैं। क्या करें, टेस्ट तुम लोग का तो ले लेते आए हो, तो अभी तो 11 बजे है ना, अभी तो इंतजार करेंगे 12 बजे तक। क्या बेटा, शाम तक बस बारिश से बारिश होगा? चलो यार, आगे बातें करते हैं। कब तक का बारिश का दे रहा है, मतलब टेस्ट तो बारिश खत्म? वो तो सर ये 1 बजे चलो यार, आगे बातें करते हैं। अपना क्लास तो चलेगा ना 12 बजे तक? अरे हाँ, टेस्ट 12:30 से है ना? क्या यहां बैठ के क्या करोगे बताओ, रिवीजन? ना तुम्हारे पास कोई विजन है तो काहे का रिवीजन। आज बातें करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सॉन। याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड, और अगर माइलिन शीथ एब्सेंट होगा तो क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड। जरा आप इस डायग्राम को देखें, आपको क्या क्लियर कट स्वान सेल और माइलिन शीथ प्रेजेंट दिखाई दे रहा है? अरे आया ना, अगर यहां पर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड। इस वाले डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, कहीं भी माइलिन शीथ दिखाई दे रहा है, स्वान सेल दिखाई दे रहा है, नहीं, तो क्या बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड। देखते हैं लैंग्वेज, देखते हैं। और फिर से मैं बोल रहा हूं, ए नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहां से छोटी छोटी क्वेश्चन बन करके निकलता है। इट इज इनवेलप्ड। इनवेलप का मतलब कवरिंग की बातें करते हैं, जैसे आप लोग लिफाफा में देते हो ना प्रेम पत्र। नहीं, अब तो लिफाफा का जमाना, अब तो व्हाट्सएप का जमाना आ गया, व्हाट्सएप इंस्टा पर ही काम। और सारे बच्चे जो गड़बड़ फैला रहे हैं ना, सब इंस्टा पर हो तुम लोग। पहले फेसबुक का चलन था, अब सब इंस्टा पर मिलेंगे लड़के लड़कियां। अब तो और भी आ गया हिंदुस्तानी कू, पता है कि नहीं तुम लोगों को? कू इंडियन ऐप है वो, जस्ट लाइक व्हाट्सएप और, है ना, टेलीग्राम। पहले तो होता था कि व्हाट्सएप पर लिमिटेशन था डाटा भेजने का, अब तो टेलीग्राम पर अनलिमिटेड डाटा भेज सकते हो, भेजो भाई, वो भी हिंदुस्तानी ऐप है अपना। तो इनवेलप का मतलब क्या, कवरिंग की बातें करते हैं। जैसे आप लोग जैकेट पहन कर आए हो, ये क्या है, इनवेलप हो। अब पता चला हमारा लव कल गुस्से गुस्से में बोला नहीं मैं तो कपड़े पहनकर जाऊंगा नहीं विकास सर के क्लास में, ऐसे आ गया, तो क्या होगा, कौन मर जाएगा? क्यों भागोगे, इसमें भागने का क्या है, खुद भाग जाएंगे, भागना क्यों है? ये क्या बोल रही? नहीं, सिर्फ मैंने जैकेट उतरवाया है, आप क्या सोचे? मैं तो जैकेट की बातें कर रहा था यार, कल के डेट में वो जैकेट पहन करना है।
आप पूरे उतरवा दे रही है लड़की, हद है यार। आज इधर बातें करते हैं, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। हम सीधे साधे टीचर और सीधे साधे बच्चे हो आप लोग। देर कैप माइलिनेटेड में इट इज इन्वेलप्ड विथ, क्या प्रेजेंट है, स्वान सेल, विच फॉर्म, मैंने पहले ही बता दिया था कि स्वान सेल क्या बनाता है, विच फॉर्म माइलिन शीथ, किसके आसपास, अराउंड द एक्सॉन। ये कहां कहां मिलता है यार ज्यादातर कंडीशन में, फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स। व्हाइट कलर्ड एरिया फॉर्म्ड ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट मैटर। याद रखना, आगे मैं बताऊंगा व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, दोनों मैटर डिस्कस करेंगे। व्हाइट मैटर किसका बना होता है, तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर जहां भी होगा, माइलिन शीथ के प्रेजेंस के कारण कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट, और इसे हम लोग बोलेंगे क्या, व्हाइट मैटर। आपसे मैं पूछूं कि व्हाइट मैटर में न्यूरॉन्स कैसा होगा, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड, तो जवाब क्या दोगे, माइलिनेटेड। नीचे दे रखा है gaps between two adjacent myelin sheath, that is called the node of Ranvier। क्लियर है। अगला नॉन माइलिनेटेड में दे रखा है स्वान सेल प्रेजेंट तो होता है लेकिन माइलिन शीथ का फॉर्मेशन यहां पर नहीं करता है। द ग्रे कलर्ड एरिया विदाउट माइलिन शीथ, दैट इज कॉल्ड द ग्रे मैटर। अब मैं आपसे पूछूं कि ग्रे मैटर किसके कारण बनता है, तो हम क्या नाम देंगे, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के कारण। यानी माइलिनेटेड न्यूरॉन होगा तो कैसा कलर, व्हाइट मैटर, व्हाइट कलर, और अगर नॉन माइलिनेटेड होगा तो कैसा देगा, ग्रे कलर, दैट इज वाई ग्रे मैटर बोल रहे हैं। ये कहां पर प्रेजेंट होता है, फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। याद आ रहा है क्या, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में नर्व की मैंने बातें किया था, ऑटोनोमस में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की बातें किया था, ये भी बात हो गया। जरा इस डायग्राम को देखो आप, थोड़ा सा आप डायग्राम को वॉच करो, माइलिनेटेड वाले डायग्राम को। आप डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, मैं डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। सेल बॉडी आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, मैं माइलिनेटेड की बातें कर रहा हूं। माइलिनेटेड में आपको क्लियर कट सेल बॉडी दिखाई दे रहा है, अरे हाँ या ना, आपको क्लियर कट सेल बॉडी दिखाई दे रहा है, डेंड्राइट्स भी आपको दिखाई दे रहा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, और एक्सॉन भी दिखाई दे रहा है, स्वान सेल भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो माइलिन शीथ था मैंने उसको कट करके आपको दिखाने का कोशिश किया हूं। इसके अंदर कहीं पर क्या प्रेजेंट होगा, स्वान सेल, ठीक है। स्वान सेल के बाहर बाहर क्या प्रेजेंट है, ये माइलिन शीथ दिखाई दे रहा है क्या, कई सारे लेयर से बना हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। और इसके बीच में यहां पर क्लियर कट देखो गैप दिखाई दे रहा है, जिस गैप को हमने नाम क्या दिया है, नोड ऑफ रैनवियर। ये वहां पर एक गैप क्लियर कट हमें दिखाई नहीं दे रहा था। क्लियर है मेरी बात। आगे ये तो हुआ न्यूरॉन्स के बारे में, नर्व सेल के बारे में, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, कैसा उसका टाइप होता है, और उसका स्ट्रक्चर में कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। ये इस चैप्टर का एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया, एक छोटा सा पार्ट मैंने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर ये जो इंपल्स है, इस इंपल्स का कंडक्शन एक जगह से दूसरे जगह होता कैसे है। इस कैसे का जवाब अपन कल पढ़ेंगे। जिस टॉपिक का नाम है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। मैं आज जानबूझकर नहीं पढ़ा रहा हूं, अगर टॉपिक कोई और होता ना तो मैं पढ़ा देता। ये टॉपिक नर्व इंपल्स वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेशन लेवल आपका ज्यादा चाहिए होगा। अब आज का टाइम थोड़ा सा हो गया, इसलिए मैं